नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही समाधान प्रीलिम्स 2023 की सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं। प्रीवियस सेट्स को देखने के लिए हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट को भी तैयार किया है। अगर आपने नहीं देखा है और देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस प्लेलिस्ट को जाकर के रेफर कर सकते हैं। पुराने सभी सेट्स आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का लेक्चर वंस अगेन साइंस एंड टेक के ही कुछ टॉपिक्स पे होने वाला है। इसमें अभी देयर आर फ्यू मोर सेट्स जो कि मैं साइंस एंड टेक के ही लेकर आऊंगा। कोशिश करके आज या कल में खत्म करने की प्रयास करेंगे, बिकॉज उसके बाद मुझे आईआर को भी कवर करना है। और दिन काफी कम बचे हैं, लेकिन हमें इसको जल्दी से रिवाइज करके जो है निपटाना भी है। सो आइए शुरू करते हैं। हमें अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के लेक्चर की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज चेकआउट कीजिए। इसमें आपको क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों ही चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। बैच मात्र 9 दिन में स्टार्ट होने वाला है, दैट इज फ्रॉम 1 जून 2023। और इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की सभी क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में हिंदी बैच भी इसमें अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और इसका भी प्राइस जो है वो केवल 8,000 रुपए ही रखा गया है। ध्यान रखिए, एनरोल करते टाइम अगर आप मेरा कूपन कोड अनि यूपीएस यूज करते हैं तो आपको ये वाला प्राइस अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन 4 टॉपिक्स के बारे में। दैट इज एसडीएन टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है। सेकंड इज 10 इयर्स ऑफ क्रिस्पर कैस9, ये दोस्तों यूपीएससी सवाल 2 बार पूछ चुकी है। उसके बाद काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी कार टी सेल थेरेपी, क्योंकि इसको लेके सवाल अभी तक नहीं आया और ये नई टेक्निक है। आई एम हाईली होपफुल कि इस चीज को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि पहले दोनों टॉपिक्स को लेकर सवाल पूछा जा चुका है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको लेकर दोबारा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये पहले तीनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा सुपर रेलेवेंट हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट, वो छोटा सा टॉपिक है आईबीडीसी के बारे में, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। ये नया सेंटर ओपन किया गया है हरियाणा में, इसके बारे में भी आपको ब्रीफली जानकारी दी जाएगी। ऑलराइट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एसडीएन टेक्नोलॉजी सुर्खियों में क्यों था? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ नई गाइडलाइंस को इशू किया गया है फॉर प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स जो उनके साथ संबंधित हैं, जो कि जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किए जाते हैं, यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज द साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस। एसडीएन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब आप जीन एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए ये वाली नई गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर से सुन लीजिए, एसडीएन के माध्यम से जब आप जीन एडिटिंग करते हैं, उससे बनने वाली जो आपके नए प्रोडक्ट्स हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए बेसिकली इन गाइडलाइंस को इशू किया गया था। गाइडलाइंस हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एसडीएन क्या चीज है वो हमारे लिए काफी रेलेवेंट है। तो एसडीएन, पहले तो इसका फुल फॉर्म ठीक है जान लीजिए, इट इज कॉल्ड एज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कि आप एक पर्टिकुलर साइट पे जाकर के, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के जब न्यूक्लियस, मतलब आपके ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं चीजों को, तो उस चीज को साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस कहा जाता है। इसको सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्लीविंग डीएनए स्ट्रैंड्स टू अफेक्ट द सब्सिक्वेंट जीनोम एडिटिंग। तो आपने पढ़ रखा होगा अपनी बेसिक बायोटेक की उस चीज में कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद दोस्तों आपका जो है वो फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और उसके बाद फिर आपका ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की अलग अलग कॉपीज बनती हैं, और डीएनए से फिर जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से जब फाइनली आपका प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है कि एक आपके प्रोसेस में जाकर के डीएनए स्ट्रैंड्स को इस तरीके से क्लीव करता है कि आगे का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही बदल जाता है। मतलब अगर आपने यहीं पर डीएनए में कुछ बदलाव कर दिया, उसके बाद जो उसका आरएनए बनेगा वो भी अलग बनेगा, उसका जो प्रोटीन बनेगा वो भी अलग बनेगा। तो ये सारा का सारा चेंज आपको देखने को मिल जाता है। तो एसडीएन टेक्नोलॉजी टेक्स एडवांटेज ऑफ टारगेटेड डीएनए ब्रेक। इसका दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डीएनए ब्रेक जो है वो टारगेटेड हो रहा है, ऐसे रैंडमली नहीं हो रहा, पर्टिकुलरली एक ही जगह पे हो रहा है जहां पर आप चाहते हैं। एंड होस्ट नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक स्मॉल चेंजेस एट द साइट ऑफ द डीएनए ब्रेक। तो वहां पे डीएनए ब्रेक करता है और उसके बाद उसको जो है
फिर उसमें चेंजेस करने की क्षमता भी रखी जाती है। इसमें एसडीएन की अलग अलग टेक्निक्स आगे भी आती हैं। इसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप कौन से न्यूक्लियस के इस्तेमाल से कर रहे हैं। सो एसडीएन का वर्गीकरण करने के दो तरीके हैं। एक आपका है कि इसमें टेक्नोलॉजीज कौन सी आती हैं, कि न्यूक्लियस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। वन इज ZFN जिंक फिंगर न्यूक्लियस, सेकंड इज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। इसमें प्लीज गहराई में नहीं जाना। जो लोग बायोटेक के बैकग्राउंड के होंगे, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के होंगे, बायोलॉजी बैकग्राउंड के होंगे, उन्होंने शायद इनका नाम सुना होगा, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपने नाम सुना नहीं हुआ तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि देखिए एसडीएन टेक्नोलॉजीज दो तरह की हैं, एक आपका ZFN के माध्यम से और एक आपका टैलेंस के माध्यम से। लेकिन नेचर ऑफ द एडिट के हिसाब से एसडीएन को अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। वो न्यूक्लियस के हिसाब से था ZFN और टैलेन, और ये नेचर ऑफ द एडिट के हिसाब से यहां पर एसडीएन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, SDN1, SDN2 एंड SDN3। अब SDN1, 2, 3 में क्या डिफरेंस है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों SDN1 एंड 2 में क्या होता है, इसमें आप नया जेनेटिक मटेरियल नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एलियन जेनेटिक मटेरियल, एंड जो रिजल्ट है दैट इज ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कन्वेंशनली ब्रेड क्रॉप वैरायटीज। मतलब कि आपने किसी क्रॉप में कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें दोस्तों आप जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन SDN3 में यू आर इन्वॉल्विंग जीन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसीलिए जो नई आपकी वैरायटी बनती है वो काफी हद तक अलग होती है। इसका ये भी तरीका है, क्योंकि आप नया जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट वैरायटीज दैट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ GMO लेजिस्लेशन। SDN3 में क्योंकि आपकी बनने वाली वैरायटी जो है वो नई है, द न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स फॉल अंडर GMO लेजिस्लेशन, वो भी तब अगर फॉरेन डीएनए 20 बेस पेयर्स से एक्सीड करता है। इन्हीं चीजों को लेकर बाय द वे कुछ नई गाइडलाइंस आई थी जिसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन आप समझिए कि एसडीएन का वर्गीकरण करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया न्यूक्लियस वाला, और एक तरीका है नेचर, कि आप बेसिकली बाहर का मटेरियल ला रहे हैं या फिर नहीं ला रहे हैं। ये है कि आप कर कैसे रहे हैं, किसके माध्यम से आप उसको कट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप जिस चीज को इंसर्ट कर रहे हैं, क्या आप बाहर से मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं या फिर आप उसी क्रॉप वैरायटी का कोई और एरिया से मटेरियल निकाल करके किसी और एरिया में डाल रहे हैं, तो वो SDN1 एंड 2 में होगा। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन ओरिजिन का जीन उठा करके उस क्रॉप वैरायटी में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको SDN3 कहा जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है। SDN1 एंड 2 जो है इसमें आपकी नई प्लांट वैरायटीज नहीं बनती, इसीलिए GMO के तहत नहीं आते हैं। SDN3 में GMO के तहत तभी आएंगे अगर डीएनए जो है वो 20 बेस पेयर्स को एक्सीड करता है, फॉरेन डीएनए। ये चीज का प्लीज ध्यान रखिए। सवाल पूछा जा चुका है एक बार यूपीएससी में, लेकिन दोबारा भी पूछा जा सकता है। सेकंड टॉपिक है CRISPR-Cas9 का। इसको लेकर तो सवाल दो बार पूछा गया है, एक बार मैच द फॉलोइंग में आया था और एक बार डायरेक्टली पूछा गया था कि CRISPR-Cas9 जो है वो निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शंस इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती हैं। CRISPR-Cas9 असल में दो कारणों की वजह से सुर्खियों में रहा था। ये देखिए जून 2022 की खबर है। CRISPR-Cas9 की टेक्निक को आए को 10 साल पूरे हो गए थे। तो इट्स बिन 10 years since microbiologist Emmanuel Charpentier and biochemist Jennifer Doudna पब्लिश्ड रिसर्च, जिसकी वजह से CRISPR-Cas9 की जीन एडिटिंग की जो टेक्निक है वो फाइनली सामने आई थी। बाय द वे इनको नोबेल प्राइज बहुत टाइम के बाद मिला था, 2022 में इनको बेसिकली नोबेल प्राइज दिया गया था। दूसरा कारण जिसकी वजह से सुर्खियों में रहा था, इंडिया ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है। 5 साल का लंबा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से ये लोग बेसिकली CRISPR टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिकल सेल एनीमिया को क्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हालांकि थोड़ा पुराना हो चुका है, 2021 की बात है, लेकिन रीसेंट है तो आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि 5 साल के प्रोजेक्ट का हमने अप्रूवल दिया है जिसमें सरकार ने यह कहा कि हम CRISPR वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी को क्योर करने का प्रयास करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले CRISPR की फुल फॉर्म क्या है? तो CRISPR बेसिकली एक एक्रोनिम है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये दोस्तों CRISPR की फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे इसमें Cas9 जुड़ा हुआ है। CRISPR क्या चीज है? CRISPR बेसिकली क्या होता है, देखिए, बैक्टीरिया यूजेस CRISPR सीक्वेंस टू रिमेंबर ईच स्पेसिफिक वायरस दैट अटैक्स देम बाय इनकॉर्पोरेटिंग वायरस डीएनए इनटू देयर ओन बैक्टीरियल जीनोम। ये इसका फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे इस टेक्निक को तैयार किया गया है। बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है कि मान लीजिए कोई फॉरेन डीएनए, कोई फॉरेन वायरस ने आकर के उसे अटैक किया, तो वो क्या करता है कि उस स्पेसिफिक वायरस को रिमेंबर करने के लिए उसने सीक्वेंस बना लिया है जिसको कि CRISPR सीक्वेंस कहा जाता है।
इसी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए फिर बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। दिस गिव्स द बैक्टीरिया प्रोटेक्शन व्हेन अ स्पेसिफिक वायरस ट्राइज टू अटैक अगेन। अब उसने याद कर लिया है कि भाई ये वाला वायरस आया था तो मैंने ये वाला सीक्वेंस एक्टिवेट कर दिया, अगर ये दोबारा आएगा तो फिर मैं इसी सीक्वेंस को एक्टिवेट करके उस वायरस से छुटकारा ले लूंगा। अब ये क्रिस्पर के साथ जुड़ी हुई जो Cas9 वाला प्रोटीन है, बैक्टीरियल आरएनए गाइडेड एंडोन्यूक्लियस दैट वंस एक्टिवेटेड will make special enzymes that seems to have co-evolved with CRISPR। तो ये जो Cas9 है ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये आपका बैक्टीरिया की जो वाली प्रॉपर्टी थी उससे इस्तेमाल करते हुए जो आपके एंजाइम बनेंगे अल्टीमेटली, वो अल्टीमेटली आपकी जो बहुत सारी चीजों का एक सोल्यूशन बनकर निकल सकते हैं। अब वो बहुत सारी चीजें मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसमें अनेकों चीजें हैं, मतलब लोग उसमें एक एक चीज पे बैठकर पीएचडी कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें नहीं जाने वाले। बट आई थिंक यू गेट द आइडिया कि क्रिस्पर का आइडिया आया था बैक्टीरिया से, क्योंकि ये जेनेटिक कोड या सीक्वेंस है जो कि बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, और उसी आइडिया के बेसिस पे इस क्रिस्पर Cas9 की टेक्निक को डेवलप किया गया था। ये काम कैसे करता है दोस्तों, 3 इसमें स्टेप्स होते हैं, बड़ा सिंपल है। देखिए कोई भी जीन एडिटिंग होगा स्टेप्स हमेशा 3 ही होंगे, बस करने के तरीके अलग अलग होंगे। स्टेप्स 3 क्या होंगे, जैसे पहले आपने कट कर दिया, फिर उसको बाइंड कर दिया, फिर तीसरा आपने उसको जैसे रिप्लेस कर दिया। ये कैसे काम करता है, जैसे दोस्तों हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फंक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल फाइंड एंड रिप्लेस। फॉर एग्जांपल आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई वर्ड लिखा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है लेट्स से वेट लिखा हुआ है, आपको उस वेट को ड्राई करना है, ठीक है, कि जितना जगह जगह पे वेट लिखा उसको ड्राई करना है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F करके वेट ढूंढेंगे और उसके बाद फिर आप कंट्रोल R करके उसको रिप्लेस कर देंगे ड्राई से, कि भाई जहां जहां पे वेट लिखा हुआ है वहां पे हमें ड्राई करना है। सेम चीज है इसमें, क्या होता है कि ये देखिए सबसे पहले आप टारगेट करेंगे राइट जीन को, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है ना। साइंटिस्ट इंजीनियर अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज अ मैच फॉर द डीएनए दे वांट टू एडिट। तो आपने ये आपका मैचिंग डीएनए है, ये आपका गाइड आरएनए है, आपने ये मैचिंग डीएनए के साथ मैप करने वाला गाइड आरएनए ढूंढ लिया जो कि जाकर के उसके साथ बाइंडिंग करता है। तो पहले आपने टारगेट किया, फिर आपने बाइंडिंग किया। एंजाइम कॉल्ड Cas9 बाइंड्स टू अ पीस ऑफ डीएनए एंड टेम्पररीली अनवाइंड्स अ सेक्शन ऑफ द डीएनए। तो ये Cas9 यहां पे जाकर के बेसिकली बाइंडिंग में हेल्प करता है। उसके बाद आप इसको कट कर देते हैं। इफ द गाइड आरएनए मैचेस अ सेक्शन ऑफ द डीएनए, Cas9 एंजाइम कट्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, ये वाला काम कर देता है। ठीक है, ये देखिए गाइड आरएनए पीस ऑफ आरएनए दैट लोकेट्स द टारगेटेड जीन, ये आप लैब में बनाते हैं, ये आप लैब में बाहर बनाते हैं। Cas9 ये सिजर्स हैं जो कि बेसिकली अनडिजायर्ड डीएनए को कट कर देते हैं। डीएनए डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड आफ्टर द ब्रेक, जो आपको चाहिए डीएनए उसको आप इंसर्ट कर देते हैं। हर प्रोसेस में यही होगा। यहां पर फर्क क्या है कि आपने गाइड आरएनए लैब में बना लिया, एसडीएन में क्या हो रहा था, आपने डायरेक्टली जाकर के उसको टारगेट किया कि यहां पर जाकर के मुझे चेंज करना है, न्यूक्लियस को डाला, उसके बाद आपने कुछ वहां पर कुछ नई चीज को ऐड किया था, है ना। यहां पर आप किसी खराब चीज को हटा रहे हैं। एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें करते कराते अगर कुछ होता है, टेक्निक्स अलग अलग हो जाती हैं, नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं आप, सब्सट्रैक्शन करके फिर एडिशन भी कर रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं। डीएनए फ्रैगमेंट आपने पहले कट किया, फिर आपने जो डिजायरेबल था उसको इंसर्ट कर दिया, ये दोनों स्टेप्स हो गए। तो ये आपकी जीन एडिटिंग की टेक्निक बन जाती है। आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये क्रिस्पर Cas9 की टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा फेमस टेक्निक है, और अब तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों को सॉल्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। आप देख ही सकते हैं कि इंडिया ने भी सिकल सेल एनीमिया के लिए एक नया प्रोजेक्ट इसके लिए शुरू किया है। नेक्स्ट टेक्निक है दोस्तों CAR T सेल थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल सितंबर की खबर है तो और भी ज्यादा रेलेवेंट बन जाती है, क्योंकि ये पिछले साल प्रीलिम्स के काफी देर बाद आई है, तो इसको लेके सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। ये CAR T सेल थेरेपी बेसिकली क्या है, पहली बात तो डेवलप किसने किया है, ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे एंड TMC टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स पे टेस्ट किया और सक्सेसफुल था उनका पूरा का पूरा टेस्ट। ना ये काफी सेफ थेरेपी बताई जा रही है। CAR T सेल थेरेपी, पहले CAR T फुल फॉर्म जान लीजिए, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो ये पहली बात तो आपका CAR T सेल थेरेपी ये वाली है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कर लेते हैं। नाउ मैंने बताया कि IIT बॉम्बे और TMC ने किया है। रिसर्च को फंड करने वाला दोस्तों अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन, इसको लेकर बाय द वे यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। नेशनल बायोफार्मा मिशन कुछ साल पहले अनाउंस किया गया था बाय बायरैक, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है, उसके द्वारा चलाया जाने वाला जो NBM है, उसके तहत इस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिली थी। बायरैक बाय द वे PSU है, सेटअप बाय DBT, ठीक है, जो कि दैट्स इट, ये PSU है और DBT इसको चलाता है। नाउ CAR T सेल थेरेपी क्या है, तो CAR T सेल थेरेपी समझने के लिए पहले हमें T सेल को देखना होगा। T सेल्स क्या होते हैं, अगर आपने अपनी
थोड़ा बहुत ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रखा होगा तो देखिए हमारे बॉडी में दो तरह के इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। ऐसा करते हैं पहले उन्हीं को समझ लेते हैं। इम्यून सिस्टम सेल्स में देखिए एक आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब कि जो बॉडी का पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन होती है तो बॉडी डायरेक्टली उस इन्फेक्शन को अटैक करती है, वो इन्नेट इम्यून सेल्स हैं। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज ने आपकी बॉडी को अटैक किया, पहली बार आपकी बॉडी के लिए वो चीज नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम जब वही चीज अटैक करेगी तो आपकी बॉडी सीख चुकी होगी, है ना। इसको कहा जाता है अडैप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें आप टी सेल्स और बी सेल्स का इस्तेमाल करते हैं व्हेन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म स्लिप थ्रू द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मान लीजिए वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी को क्रॉस करके ऑर्गेनिज्म अंदर आ चुका है, अब उसको भी तो फाइट करना है। वहां पर पिक्चर में आते हैं टी सेल्स और बी सेल्स। दोस्तों टी सेल्स और बी सेल्स जो है ये बेसिकली सीखते हैं एक्सपीरियंसेस से कि ये अटैक हुआ था, फिर सेकेंड टाइम फिर से अटैक होगा, तो अब सीख चुके होंगे, अब उसको वो टक्कर दे पाएंगे। नाउ क्योंकि ये सीखते हैं एक्सपीरियंसेस से, इसीलिए इनको डेवलप होने में समय लग जाता है। दे ऑल्सो टेंड टू लिव लॉन्गर देन द इन्नेट सेल्स। लेकिन इसकी खास बात ये भी है कि एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो टाइम तो लगता है डेवलप होने में, लेकिन अगर जब सीख जाते हैं तो फिर अच्छे तरीके से ये जवाबी कार्रवाई भी कर पाते हैं। बी सेल्स और टी सेल्स को ही दोस्तों हम लोग बेसिकली हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स दे आर अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स विच इज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स हैं, दोनों लिम्फोसाइट्स ही हैं। दोनों के काम करने का तरीका भी अलग अलग है। बी सेल्स जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्वेड करने वाले बैक्टीरिया वायरस को टैकल करेगा। टी सेल्स जो है ये डायरेक्टली फाइट करते हैं ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड साइटोकाइंस विच आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट हेल्प एक्टिवेट अदर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। दोनों में फर्क है दोस्तों, ध्यान रखिए। आपने जब कोविड-19 चल रहा था साइटोकाइन थेरेपी के बारे में भी सुना होगा। तो बी सेल्स जो है ये बी सेल्स एंटीबॉडीज पे डिपेंडेंट होते हैं कि बी सेल है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे और आने वाले बैक्टीरिया को अटैक करेंगे। लेकिन टी सेल्स जो है ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे जो कि इम्यून सिस्टम के बाकी चीजों को एक्टिवेट करते हैं। टी सेल्स की खतरनाक बात क्या होती है कि ये इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि कभी कभार ये अपनी बॉडी को ही अटैक करने लग जाते हैं और इसीलिए इनको कैंसरस सेल्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कैंसर में आपकी खुद की बॉडी ही आपको मार रही है, तो वो टी सेल्स ही होते हैं जो ये कर रहे होते हैं। ये बी सेल्स और टी सेल्स ये दो तरह के आपके सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में होते हैं। नाउ जो टी सेल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कार टी थेरेपी को बनाया गया है। इट इज अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स टू फाइट द कैंसर। अब टी सेल्स आपकी बॉडी को अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से आपको कैंसर होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है वो भी मर रहे होते हैं। तो टी सेल्स को इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेशेंट के ब्लड से लिया, उनकी एडिटिंग कर दी बाय एडिंग अ जीन फ्रॉम अ मैन मेड रिसेप्टर, और इस जीन का नाम था कार। समझ गए बात। टी सेल्स को निकाला, भाई टी सेल्स ही तो आपकी बॉडी को अटैक कर रहे थे, उन सेल्स को निकाला और उनमें चेंजेस कर दिए बाय एडिंग अ मैन मेड रिसेप्टर। ठीक है, ये वाला जो कार है ये स्पेशल रिसेप्टर है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया है, विच इज डिजाइन टू बाइंड टू सर्टेन प्रोटीन्स ऑन कैंसर सेल्स। अब ये वाला टी सेल जो कि कार टी बन चुका है, ये आपकी बॉडी में जो रखा हुआ कैंसर सेल है उसके साथ जाकर के चिपक जाएगा। कार इज देन एडेड टू टी सेल्स। दिस हेल्प्स देम बेटर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर सेल एंटीजेंस, और दीज चेंज्ड टी सेल्स आर कॉल्ड एज कार टी सेल्स। वो उसको जाकर के बाइंड करेगा, उसको जाकर के खत्म कर देगा। इस तरीके से टी सेल की जो प्रॉपर्टी थी उसी का इस्तेमाल करते हुए, उसको एडिट करते हुए कार टी सेल बनाया गया जो कि आपके कैंसर सेल्स को मारने का हेल्प कर सकता है। फायदे क्या क्या है, फायदे देखिए क्या क्या है। एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ पेशेंट्स। कार टी टेक्नोलॉजी होल्ड्स प्रॉमिस ऑफ क्योरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स। अभी क्या होता है, किसी को कैंसर होता है, उसका पक्का इलाज नहीं है, वो कहते हैं कि यू विल हैव टू लिव विद इट, और आपका शायद लाइफ स्पैन मे बी इट कैन इंक्रीज बाय 3 years 5 years 10 years, बट अल्टीमेटली कैंसर आपकी बॉडी में है। बट कार टी सेल में क्या है, आप उसका इलाज कर दे रहे हैं, यू आर क्योरिंग कंप्लीटली। सेकेंडली, अगर आपको कैंसर है तो फिलहाल आप कीमोथेरेपी ले सकते हैं, जिसको कि आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं, एक बार ले लेंगे। प्रोबेबली अगर आपका कैंसर रिसर्च करता है शायद दोबारा ले लेंगे, लेकिन अगेन डॉक्टर्स सजेस्ट नहीं करते हैं। बट ठीक है, कार टी सेल में आप इट इज एडमिनिस्टर्ड ओनली वंस और कहानी खत्म, आपको दोबारा करने की आवश्यकता ही नहीं है। शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम नीडेड एंड मोर रैपिड रिकवरी। तो ये भी बड़ा फायदा है कि ट्रीटमेंट टाइम भी कम है, रैपिड रिकवरी भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सो ये दोस्तों खासियत है कार टी थेरेपी की। हाई पॉसिबिलिटी की सवाल पूछा जाएगा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट कि क्या इसमें आपको किसने डेवलप किया है, कौन से
मिशन के तहत इसको फंडिंग मिली थी, कैसे काम करेगा, टी सेल बी सेल क्या होते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सारे ही एस्पेक्ट्स इसके दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, अगेन 10 नवंबर की खबर है, रेलेवेंट ये भी है। रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है एट फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड एट रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। डीबीटी ने इसको सपोर्ट किया है। करेगा क्या? कुछ नहीं, ये नेशनल रिपोजिटरी बनाई गई है, पहली है फॉर लाइफ साइंसेज डेटा इन इंडिया। Also, as per the Biotech Pride guidelines released last year, IBTC is mandated to archive all life science data. तो पिछले साल जो बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस आई थी, 21 की बात कर रहा हूं, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो भी डेटा निकलता आ रहा है हमारे पूरे देश में, उसको आर्काइव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये आईबीटीसी में डेटा को स्टोर किया जाएगा। डिजिटाइज्ड डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन अ 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर, नाम है भ्रम। ये भ्रम नाम के सुपर कंप्यूटर में सारे के सारे डेटा को यहां पे स्टोर किया जाने वाला है। और ये आईबीटीसी में डेटा शेयरिंग का भी इन्होंने एक चीज रखी है कि डेटा शेयरिंग एज पर फेयर होगी, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल प्रिंसिपल। फेयर प्रिंसिपल्स जो है ये प्रपोज किए गए थे, दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट मिलकर के इन्होंने प्रपोज किया था कि जो डिजिटल डेटा आपने स्टोर किया हुआ है वो केवल स्टोरेज के लिए नहीं है, वो बल्कि उसको एक्सेसिबल बनाइए, उसको इस तरीके से करिए कि वो बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकें, वगैरह वगैरह। तो ये उन प्रिंसिपल्स के आधार पर इसको स्टोर किया जा रहा है। ऑल्सो जो जीनोम सीक्वेंस किए गए थे बाय इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, ठीक है, उसका भी यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2-3 बातें हैं। कहां पर है? फरीदाबाद में है, हरियाणा में है, और इसको डीबीटी ने ही बनवाया है। और उसके बाद लाइफ साइंसेज का डेटा स्टोर करने वाली इंडिया में पहली रिपोजिटरी है। सुपर कंप्यूटर का नाम भ्रम है। क्यों किया जा रहा है? बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस के तहत कहा था कि सारा डेटा आर्काइव होना चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं। दैट्स इट, इतना ही आपको यहाँ पे जानना रेलिवेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इसमें कुछ और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। वी स्टिल हैव टू कवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस के भी कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा, हेल्थ के भी कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, आज या कल में इसको भी निपटा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर आपके लिए दोस्तों कुछ स्पेशल वीडियोस लेकर आएगा। इस प्रीलिम्स के पहले एक वीडियो 26 मई को आने वाली है, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। दूसरी वीडियो आने वाली है कि यूपीएससी प्रीलिम्स पे पहला रिएक्शन हम लोग लेकर आएंगे 12:30 बजे, एंड इसकी फुल एनालिसिस भी आपके लिए करने वाले हैं हम लोग उसी दिन शाम को अराउंड 6:30 बजे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल वीडियोस ऑन पाथफाइंडर चैनल इटसेल्फ। ऑल्सो टेस्ट सीरीज भी आप लोग परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 3000 में है और मेंस की टेस्ट सीरीज 2500 में अवेलेबल करवाई गई है। एनरोल करते टाइम आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।